बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो है जेन आस्टन के नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस के हवाले से, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ अ फेलियर टर्न्ड इनटू अ ग्रेट सक्सेस। जेन आस्टन का ये नावल इब्तदाई तौर पर एक बहुत बड़ी फेलियर था। इतनी बड़ी फेलियर था कि कोई भी पब्लिशर इसे छापने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। इसका फर्स्ट वर्जन इतना बड़ा फेलियर था कि अगले 15 साल तक ये छप भी नहीं सका, और उसके बाद जेन आस्टन ने इसको मुकम्मल तौर पर दोबारा लिखा और फिर ये एक नए टाइटल के साथ छपा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट वाज द फर्स्ट टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्जन रिटन, व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ द पब्लिशर्स टू फर्स्ट वर्जन, व्हाई डिड जेन आस्टन रीराइट इट, रोल ऑफ रिचर्ड सिम्पसन एंड मैरी लेसल्स इन आस्टन्स फेम। इन दो लोगों ने आस्टन के शोहरत को जगाने में और प्राइड एंड प्रेजुडिस के हवाले से लोगों की तवज्जो जो है वो मबजूल करवाने में इन दोनों का क्या किरदार था। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट टाइटल ऑफ द नावल। The original version first impression was completed by 1797 but was rejected for publication. जेन आस्टन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस पहली बार 1797 में लिखा था और इसका टाइटल था फर्स्ट इम्प्रेशंस, लेकिन इसे कोई भी छापने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था ये हमें आगे जाके एहसास होगा। No copy of the original has survived. The work was rewritten around 1812 and published in 1813 as Pride and Prejudice. पहले नॉवल के 15 साल बाद उसने फिर से नए सिरे से लिखा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन की कोई कॉपी आज दस्तयाब नहीं है। 1813 में फिर ये नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस के टाइटल से पब्लिश हुआ। The final form must have been a thorough rewriting of the original effort, for it is representative of the mature Austen. जब फर्स्ट टाइम उन्होंने रिफ्यूज कर दिया नावल को छापने से, तो फिर जेन आस्टन के पास अगला चॉइस क्या थी? अगली चॉइस ये थी कि वो नावल को वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चेंज करती। अब इसमें देखिए, एक तो ये रीज़न थी कि ख़वातीन के हवाले से अभी मुआशरे में एज अ राइटर उनको एक्सेप्ट करने के लिए अभी वो माहौल नहीं बना था। सेकंड वन ये था कि 1797 की जेन आस्टन और 1812 की जेन आस्टन में बहुत फर्क था। इट इज़ अ गैप ऑफ 15 ईयर्स। अब इस दौरान होता क्या है? इस दौरान होता यह है कि जेन आस्टन का वालिद चूंकि चर्च के स्कूल से ताल्लुक़ रखता था, तो कहा यह जाता है कि जेन आस्टन अपने वालिद के साथ जो है वो क्लासरूम में चली जाती थी और वो लेसन समटाइम्स अटेंड कर लिया करती थी। तो एक तो उसका एक्सपोजर बढ़ा, दूसरा चूंकि अभी ये था कि स्टार्ट था एजुकेशन का, कॉमनर्स की तरफ आना, तो जो लोग मिलने आते थे जेन आस्टन के वालिद से, तो आस्टन उनसे भी मिलती थी। तो इस तरह से उनकी जो है वो क्रॉस डिस्कशन के साथ जेन आस्टन का जो एक्सपोजर था वो खासा मैच्योर हुआ, और फिर शायद यही वजह थी कि उसने अपने नावल को रीराइट किया, और जो ट्रेंडिंग ट्रेडिशंस थी नावल के हवाले से, जो इमर्जिंग सोशल इश्यूज थे, उनको जब मौजू बनाकर लिखा, तो फिर इसको जो है वो नावल को कोई छापने के लिए तैयार हुआ। लेकिन फिर भी देखें कि अगले 50 साल तक प्राइड एंड प्रेजुडिस की कोई ख़ास रिकग्निशन नहीं थी। इसको आप यूँ समझिए क्यों नहीं थी। हम आगे भी बढ़ते हैं, आगे भी डिस्कस करते हैं। चलिए, मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा था, उसको हम इस स्लाइड के बाद करते हैं। Austen's work including Pride and Prejudice were barely noticed by critics during her lifetime. यानी अपनी जिंदगी के दौरान तो जेन आस्टन को कोई शोहरत नहीं मिली, एज अ राइटर भी नहीं और प्राइड एंड प्रेजुडिस को भी नहीं। Pride and Prejudice sold fairly well. The first edition sold out at about 1500 copies. तो 1500 कॉपीज फरोख्त हुई थी। ये तादाद अच्छी नहीं थी, तो कम से कम इतनी बुरी भी नहीं थी। लेकिन अगर हम ये कहें कि लाइमलाइट में आ गई थी जेन आस्टन, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। Critics who eventually reviewed it
in the early part of the 19th century praised Austen's characterization and portrayal of everyday life. कि जिन लोगों ने 19th सेंचुरी के स्टार्ट में इसको पढ़ा तो उनके नज़दीक आस्टन के कैरेक्टर्स अच्छे थे और जो डे टू डे लाइफ है उसमें चूंकि एक खातून अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में शायद ज़्यादा अच्छा बता सकती है, ख़ास तौर पर फीमेल पर्सपेक्टिव से, तो क्रिटिक्स के नज़दीक जेन आस्टन की बस यही खूबी थी, उसके काम की क्वालिटी के हवाले से या उसके जो है ना वो आर्ट की ब्यूटी और मास्टरी के हवाले से अभी तक कोई रिकॉग्निशन डेवलप ही नहीं हुई थी. After Austen's death in 1817, the book continued to be published and read with little attention from critics for the next 50 years. Some critics focused on her skill at creating characters as well as on her technical mastery. 1817 के बाद ये हुआ अगले 50 सालों में कि अगर तारीफ हुई, अब पहले उसकी जो पोर्ट्रेल ऑफ डेली लाइफ की तारीफ हो रही थी, अब उसकी टेक्निकल मास्टरी की तारीफ हो रही थी. टेक्निकल मास्टरी में क्या है? आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, प्लॉट को हैंडल करना और प्लॉट के इवेंट्स को हैंडल करना. ठीक है, इसकी मास्टरी के हवाले से जो चीज़ आगे जाके भी डिस्कस होगी वो ये थी प्लॉट के हवाले से कि इसका प्लॉट कैरेक्टर्स मूव करवाते हैं. यानी दो तरह की स्टोरी होती है ना, एक वो स्टोरी जिसमें कैरेक्टर्स प्लॉट के साथ मूव होते हैं. तो जेन आस्टन की टेक्निकल मास्टरी किस लिहाज से थी कि जेन आस्टन का प्लॉट कैरेक्टर्स के साथ आगे मूव करता है. अब मैं जो एग्जांपल देना चाह रहा था, आप सबने परिजात ड्रामा देखा तो आप सबको पता है कि वो हाशम नदीम के नावल पर है. तो एक तो हाशम नदीम बलूचिस्तान का है, बेचारा छोटे सूबे का, लाइमलाइट में नहीं आ सका. तो ये उसका पहला नावल नहीं था. जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इन माई बॉयहुड उसका एक नावल था अब्दुल्ला. तो वो अखबार जहाँ में शायद छपा करता था एपिसोड फॉर्म में, किस्तवार उसकी वो स्टोरी आती थी. तो बेचारे को कोई लाइमलाइट नहीं मिली, कोई रिकग्निशन नहीं मिली. ये परिजात ड्रामा था उसमें जाके मिली, और वो भी इसलिए कि जब मोमना दुरैद जैसी प्रोड्यूसर ने जो है उसको प्रोड्यूस किया. तो बहरहाल राइटर्स के साथ ये इश्यूज रहते हैं. हम बहुत सारे लोगों को निशाने हैदर देते हैं मर जाने के बाद, और नोबेल प्राइज़ भी यही है कि उनके मरने के बाद जो है ना वो उनको दिया जाता है. तो इट डिपेंड्स के कौन किस वक्त लाइमलाइट में आता है. असल लाइमलाइट में ये कब आना शुरू होती है? 1870 में. रिचर्ड सिम्पसन published an article on Jane Austen. He discussed the complexity of Austen's work, including her use of irony. This article brought Austen into fame. ठीक है, तो ये था जी, इसने जो है वो इसको फेम में लेकर आया. तो दैट इज हाउ के ऑस्टन जो है वो आगे बढ़ती है. In 1939, with the publication of Jane Austen and her art by Mary Lascelles, prompted other scholars to take a closer look at Austen's work. मेरी ने कहा कि भाई इसने बहुत अच्छा लिखा है, तो क्रिटिक्स को चाहिए कि कम से कम एक बार इसको पढ़ें ज़रूर. तो रिचर्ड सिम्पसन के आर्टिकल के बाद भी अब देखिए कि 1870 में उसने आर्टिकल लिखा और मेरी ये बुक लिख रही है 1939 में. ठीक है, तो इट मीन्स के ऑलमोस्ट 70 इयर्स का गैप फिर है. ठीक है, 69 इयर्स का गैप जो है ना वो फिर है. प्राइड एंड प्रेजुडिस began getting serious attention in the 1940s. 1797 में पहली बार लिखा गया, 1817 में दूसरी बार लिखा गया. ठीक है, तो जाके इसको सीरियस अटेंशन कब मिलना शुरू हुई? 1940 में. रफली अगर हम कहें तो 123 साल बाद. Modern critics take a variety of approaches to the novel, including historical, economical, feminist and linguistics. अच्छा, ये हुआ क्यों? इसमें थोड़ा सा आप सब लोग क्रिटिसिज्म पढ़ चुके हैं. जब क्रिटिसिज्म की थेरीज डेवलप होना शुरू हुई, ठीक है, जब बहुत सारे इज्म आ गए इसमें क्रिटिकल थ्योरी में और क्रिटिसिज्म में, और फिर टेक्स्ट को रीड बैक किया जाने लगा, तो पता चला कि भाई ये तो इट वाज सच अ ब्यूटी. तो इस बेचारे के साथ भी यही हुआ कि 19th सेंचुरी के मिडल में आके जब बहुत सारी क्रिटिकल थ्योरीज डेवलप हो गई
और टेक्स्ट को एनालाइज करने के नए मॉडर्न तरीके जो है ना वो आ गए। टेक्स्ट को रीड बैक करके उसकी जो कॉन्टेम्प्रेरी नियति थी उसको जो है ना वो अनर्थ किया जाने लगा, और फिर देखा जाने लगा कि ये अपने जो प्रिवेलेंट इश्यूज थे उसको किस तरह से इसने पोर्ट्रे किया है राइटर ने। तो फिर जेन ऑस्टन जो है वो लाइमलाइट में आती है। Modern critics take a variety of approaches to the novel, including historical, economical, feminist and linguistics. वो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब किसी वर्क ऑफ आर्ट को एनालाइज करने की जो है मल्टीफेरियस थेरीज आ गई और इजम्स आ गए, तो फिर जो है वो हम इसकी तरफ बढ़े। Various critics have consistently noted that the plot development of Pride and Prejudice is determined by character. Coincidence exerts a major influence, but turns of action are precipitated by character. यानी जो है ना वो चांसेस और इत्तफाकात भी होते हैं जो नए करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनके साथ प्लॉट आगे बढ़ता है। तो ये थी इसकी मास्टरी। आई डू होप कि जेन ऑस्टन की आर्ट को इसके डेवलपिंग और स्ट्रगलिंग फेम के हवाले से और प्राइड एंड प्रेजुडिस के हवाले से इस वीडियो ने आपकी खासी हेल्प की है। चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।